यस, गुड इवनिंग। चरक संहिता सूत्र स्थान का पहला अध्याय। कल अपने चरक संहिता के बेसिक्स पढ़े थे। चरक संहिता दो भागों में है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। और पूर्वार्ध जो है उससे अपन शुरू करते हैं। तो पूर्वार्ध के अंदर पहले सूत्र स्थान है, फिर निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय। और उत्तरार्ध के अंदर चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। चरक संहिता के प्रणेता, तंत्रकर्ता या लेखक की बात करें तो अग्निवेश उपदेष्टा, जिन गुरु की उपदेशों को इन्होंने कोट किया था इस शास्त्र में, वो इनके अग्निवेश के गुरु थे आत्रेय, पुनर्वसु, दोनों अकाल 1000 ईसा पूर्व। और फिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आचार्य चरक ने इसको फर्स्ट टाइम एडिट किया था, इसलिए प्रथम प्रतिसंस्कृता कहलाए। और उन्होंने इसकी लैंग्वेज को इजी किया था, ट्रांसलेट किया था, इसलिए चरक को भाष्यकार भी कहते हैं। फिर उसके बाद में ईसा से 400 साल बाद चौथी शताब्दी में दृढ़बल आए, उनको ये किताब अधूरी मिली। फर्स्ट पार्ट जो इसका है पूर्वार्ध वाला, वो तो पूरा मिला, लेकिन उत्तरार्ध में ओनली 13 चैप्टर मिले चिकित्सा के, वो भी कंटिन्यूस नहीं थे, 1 से 8 तक मिले। फिर अर्श, अतिसार, विसर्प, विष, मदत, ये 13 मिले। तो 17 तो उन्होंने जोड़े चिकित्सा के, 12 कल्प और 12 सिद्धि के मिला के टोटल दृढ़बल ने 41 चैप्टर इसमें ऐड किए। उन चैप्टर को उन्होंने शीलोच्च वृत्ति से ऐड किया, या यूं कह दो कि आज जो दूसरी संहिताएं थी चौथी शताब्दी में, उनसे जो नॉलेज वो ले सकते थे उन रिलेवेंट टॉपिक्स का, वो लेके और उन्होंने इसको पूरा किया किताब को वापस, जो खंडित मिली थी उन्हें। इसलिए दृढ़ बल को संपूरक या पूरक कहा जाता है, और दृढ़ बल को द्वितीय प्रतिसंस्कृता कहा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद में पहली प्राचीनतम टीका मान लो, या इसकी जो सबसे पुरानी टीका मिलती है, वो चरक न्यास भट्टार हरिश्चंद्र ने 6ठी शताब्दी में लिखी। इसके अलावा चक्रपाणी की लिखी हुई 11वीं शताब्दी की आयुर्वेद दीपिका इसकी फेमस टीका है। 19वीं शताब्दी में गंगाधर राय ने जल कल्पतरु लिखी, वो इसकी फेमस टीका है। 1949 में अविनाश चंद्र जो है, उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, मतलब फर्स्ट इंग्लिश टीका लिखी। ये जामनगर के रहने वाले थे। और न्यूयॉर्क में प्रोफेसर आसलर ने 1898 में चरक क्लब की स्थापना की थी। तो ये कुछ बेसिक बातें अपन ने इसमें पढ़ी थी। इसके अलावा चरक के लिए अपन ने पढ़ा था कि कनिष्ठ के राजवैद्य थे, और विशुद्ध के पुत्र थे, और वैशंपायन के शिष्य थे। तो चरक संहिता वास्तव में अग्निवेश तंत्र है, अगर लेखक के नाम से सोचें तो। लेकिन ये चरक संहिता के नाम से इसलिए फेमस हुई क्योंकि चरक ने इसकी भाषा को पढ़ने लायक बनाया, और इसकी भाषा को इजी किया। क्योंकि पहले पुराने समय के जो शब्द थे बड़े कठिन थे, तो उनको इजी करने से ये प्रचलन में आ गई, प्रसिद्ध हो गई किताब, और इसलिए इसको चरक संहिता के नाम से जाना जाने लगा। चरक यायावर कोटि के वैद्य थे, मतलब घुमक्कड़ वैद्य थे, जगह जगह शिविर लगाते थे और लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। कुछ लोग आचार्य चरक को शेषनाग का अवतार भी कहते। ठीक। अब इन बेसिक्स के बाद में अपन ने सूत्र स्थान शुरू किया था। सूत्र स्थान में कुल 7 चतुष्क और 2 संग्रह अध्याय। 7 चतुष्क अपन ने BSNL से याद किए थे। पहला भेषज, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा निर्देश, फिर KRY एक कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान। और 28 चैप्टर इन 7 चतुष्कों में वर्णित है। और लास्ट के 2 अध्याय संग्रह 2 अध्याय कहलाते हैं, जिनमें चरक संहिता के अर्थों का संग्रह है। अगर इन 2 में से किसी एक को करना हो, ऐसा प्रश्न आ जाता है कि चरक संहिता के अर्थों का संग्रह कहाँ है, तो वैसे तो दोनों ही है, लेकिन अगर एक सिंगल आंसर करना हो तो चरक सूत्र 29 इसका आंसर जाएगा, कि चरक संहिता के अर्थों का संग्रह, मतलब जो सूत्र स्थान के जो टॉपिक्स है उनको इन शॉर्ट में उसने लिखा है कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक। सूत्र स्थान का पहला अध्याय दीर्घ जीवित्य पढ़ रहे हैं। और चरक संहिता में कुल 7 संभाषाएं हैं, सेमिनार्स हुई है, जिसमें ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं। और इन 7 संभाषाओं में से सूत्र स्थान में 4 संभाषाएं हैं, और ये 4 है चरक सूत्र 1, 12, 25 और 26। पहले अध्याय में चूंकि संभाषा है, इसलिए अपन ने यहां संभाषाओं की बात शुरू कर दी थी इसी चैप्टर में। शारीर स्थान का तीसरा और छठा, यहां 2 संभाषाएं, और सिद्धि स्थान के 11वें में अंतिम संभाषा है, फल मात्रा सिद्धि अध्याय की। अब सवाल यह है कि जितनी भी संभाषाएं, मतलब 7 संभाषाएं, वो सब कौन से स्थानों में हुई है? जो से शुरू होते हैं, जैसे सूत्र, शारीर, सिद्धि, इस तरह से। अब अपन ने चालू किया था पढ़ना, तो मैंने आपको बोला था कि यहां पर एक सीन आता है कि एक ऋषि हाथ जोड़े हुए खड़े एक राजा के सामने। यहां वो ऋषि है भारद्वाज, यहां वो राजा है देवताओं के राजा इंद्र। और इस सीन के अंदर भारद्वाज इंद्र को कह रहे हैं कि दीर्घ जीवन जीने के लिए आप हमें
आयुर्वेद का ज्ञान दो। अब कहानी फ्लैशबैक में चलती कि इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से आया। तो इंद्र का ज्ञान आयुर्वेद जो अपन अवतरण पढ़ते हैं उससे पता चलता है आगे जाके कि ब्रह्मा ने इस आयुर्वेद के ज्ञान को स्मरण किया था। अब आप हमेशा सुनते हैं स्मरण किया था, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद को बनाया था। ऐसा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आयुर्वेद अनादि है, जब से ब्रह्मा है तब से आयुर्वेद भी है। तो अगर कोई दो चीजें सेम डे से अस्तित्व में है तो वो एक दूसरे की उत्पादक नहीं हो सकती। जिस समय से ब्रह्मा है उसी समय से आयुर्वेद है। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, फिर से याद किया आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद तो शुरू से ही था और अनंत समय तक रहेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि अनादि है, अनंत है, शाश्वत। अब ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान दिया दो अश्विनी कुमार थे उनको, और अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर थे, है ना। और अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के डॉक्टर थे। तो जो फेमस डॉक्टर होते हैं वो उस सिटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके साथ बैठते हैं। तो इंद्र उस सिटी के राजा थे, तो इंद्र के काम पड़ता था उन डॉक्टर से। तो इंद्र ने उनको बोला कि आप मुझे भी पढ़ा दीजिए। क्यों? ताकि मैं जब असुरों से युद्ध हो तो आपका सहयोग कर सकूं। जो देवता वहां पर चोटिल हो जाएंगे, युद्ध होगा उस समय, उनकी चिकित्सा कर सकते। तो इस तरह से अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान राजा इंद्र को दे दिया। और इंद्र के लिए यहां एक पर्याय आया अमरेश्वर। अमर मतलब देवता, ईश्वर मतलब राजा, तो देवताओं का राजा इंद्र। और भारद्वाज के लिए एक शब्द आया उग्रतपा। अभी कहानी और फ्लैशबैक में जाएगी कि भारद्वाज कैसे आए थे इंद्र के पास, कोई और क्यों नहीं आया था। एक्चुअल में हुआ यह था कि पहले रोग नाम की कोई चीज थी ही नहीं दुनिया में। और जब जो आम जनमानस है वो रोगों से पीड़ित होने लगा तो उस टाइम पर सिद्ध व्यक्ति जो थे, आचार्य थे, जो साधु टाइप थे, जैसे आज के समय में किसी के साथ बुरा होता है तो कलेक्टर के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है। उस समय के कलेक्टर और पुलिस कौन थे? जो साधु लोग थे, सिद्ध आचार्य थे, ज्ञानी व्यक्ति थे वो। तो बेचारे उनके पास गए कि देखो साहब ये क्या हो गया, हमारे घर के अंदर एक पर्सन है कोई, उसके साथ में ऐसा हो रहा है कि उसका पेट दर्द कर रहा है या कान दर्द कर रहा है। लोगों ने सुना ही नहीं था कि पहले ऐसा होता है। जगह जगह पर, हर गांव नगर कस्बे में ऐसे एक दो सिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। इन लोगों के पास में आम जनमानस की कंप्लेन आने लगी बहुत ज्यादा। तो आसपास के एरिया के जितने भी लोग थे जो सिद्ध व्यक्ति, उन्होंने एक दूसरे को लेटर भिजवाए कि भाई ऐसे ऐसी समस्या हमारे यहाँ पे हो रही है। सामने वाले ने भेजा कि हमारे भी हो रही है। तो सब ने तय किया कि यार एक जगह मीटिंग रख लेते हैं और इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो सब इकट्ठे हुए और टोटल वहां पर 53 ऋषि इकट्ठे हुए। प्रथम संभाषा हिमालय के पास में जो है उसकी जगह फिक्स की गई और हिमवते पार्श्व सुबह हिमालय के पास में किसी शुभ स्थान पर यह तय किया गया कि एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग के अंदर 53 ऋषियों में से ये तय हुआ कि भारद्वाज ही इंद्र के सबसे करीबी है और इंद्र इसी व्यक्ति को एंटरटेन करेगा, अपन से तो बात ही नहीं करेगा, गेट ही नहीं खोलेगा। इसलिए भारद्वाज जी को भेजा गया। भारद्वाज जी इंद्र के पास गए। उन्होंने कहा कि साहब पृथ्वी लोक पे लोग मर रहे हैं, बीमारियां हो रही है, आप हमें जीवन ठीक से जी पाए, लंबा जीवन जी पाए, इसका कोई सूत्र दो, मंत्र दो। तो उन्होंने इस सूत्र रूप में आयुर्वेद को भारद्वाज ऋषि को सुनाया। भारद्वाज ऋषि वहां से वो ज्ञान लेके वापस पृथ्वी लोक में आए और उन्होंने उन ऋषियों को ये ज्ञान सुनाया जो वो इंद्र से लेके आए थे। उन्होंने अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं करा, ना उन्होंने इसमें से कुछ छुपाया। इन ऋषियों में से एक आत्रेय पुनर्वसु थे और आत्रेय पुनर्वसु ने ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, जिसमें से एक अग्निवेश थे। अग्निवेश, भेल, जतुर्कर्ण, शारपाणी, हारित और पाराशर, ये 6 शिष्य थे आत्रेय। इन 6 शिष्यों ने अपनी अपनी किताबें लिखी, लेकिन कहते हैं कि बाकी किताबें समय के प्रभाव से खंडित हो गई, नष्ट हो गई। जैसे अभी हारित संहिता और भेल संहिता तो मिलती है लेकिन खंडित है। शारपाणी संहिता है, उसको दुनिया की सबसे बड़ी संहिता कहा जाता है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी लोक की सबसे बड़ी संहिता किसे कहा जाता है? शारपाणी संहिता, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। अग्निवेश वाली बच गई। अब जो बची वो अपन पढ़ रहे हैं। तो अब इस कहानी को अपन बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि क्या रहा फिर।
अनुबंध चतुष्टय की अपन ने बात करी थी, पास वाली ट्रिक थी PAAS, है ना, प्रयोजन, अधिकारी, अभिधेय और संबंध। दीर्घ जीवन की इच्छा किए हुए भारद्वाज ऋषि गए अमरेश्वर किसके पास? इंद्र के पास में। ये इंद्र के पास में गए हुए हैं। और अभी जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई वही स्टोरी अपन यहां कंटिन्यू में पढ़ेंगे। ये आयुर्वेद का अवतरण है। चरक के अनुसार ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से अश्विनी, अश्विनी से इंद्र, इंद्र से भारद्वाज और भारद्वाज से अन्य जो ऋषि थे वो। नेक्स्ट, अब कहानी की शुरुआत स्टार्टिंग से यहां हो रही है। कैसे? देखो, लोग बीमार पड़ रहे हैं, महर्षियों के पास आ रहे हैं। विघ्नी भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणा, रोगों से परेशान शरीरधारी मतलब मनुष्य, तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य इत्यादि से सिद्ध जो महर्षि थे उनके पास में आए। और इन महर्षियों ने यह तय किया कि ये जो बेचारे मनुष्य परेशान हैं इन रोगों से, इसके निपटारे के लिए एक सेमिनार रखनी जरूरी है। और एक बार अपन सब मीटिंग कर लेते। इनकी मीटिंग हुई पार्श्व हिम्बते शुभे। प्रश्न है क्या कि प्रथम संभाषा का स्थान है पार्श्व हिम्बते शुभे, ठीक। और प्रथम संभाषा का उद्देश्य है विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणा, रोगों से पीड़ित जो शरीरधारी है उनको इन रोगों से बचाने के लिए महर्षि लोग इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट, यहां महर्षियों के नाम दिए हुए। प्रश्न आ सकता है कि दीर्घ जीवित अध्याय में चरक संहिता की प्रथम संभाषा में कुल कितने ऋषि थे? तो अगर वो पूछे तो आपको आंसर क्या करना है? 53, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखो, इसके याद मत करना नाम, बस वैसे ही पता होना चाहिए नंबर्स कि कितने थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां आता है पुरुषार्थ चतुष्ट। सुनिएगा क्या है पुरुषार्थ चतुष्ट। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्यम मूलम उत्तमम। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आता था, ये आरोग्य की जगह फिल इन द ब्लैंक्स आता था। लेकिन अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया तो आजकल नहीं आता। फिर आगे लिखा रोगस्तस्य अपहर्तारम श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थ जो है इनका मूल आरोग्य। कैसे? सुनो, देखो, अगर ऐसा बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपके किसी काम के नहीं। समझ रहे बात को? और ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अगर आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रॉपर निभाओगे तो निरोगी रहोगे, बैलेंस चलते हैं। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में गड़बड़ हुई तो रोग युक्त हो जाओ। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आरोग्य का मूल है। और अरोग शरीर के लिए ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का महत्व। लिखा रोगस्तस्य अपहर्तारम श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन जो करता है वो कल्याणकारी जीवन जीता है और रोगों से दूर रहता है। रोगस्तस्य अपहर्तारम श्रेयसो जीवितस्य च। श्रेयस मतलब कल्याणकारी। उत्तराखंड 2015 में लाइन आई थी, फिल इन द ब्लैंक्स में उन्होंने ये भरवाया था। इस श्रेयसो की जगह उन्होंने डॉट 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 छोड़ दिया था। नेक्स्ट, यहां इंद्र के कुछ पर्याय दिए हुए हैं। जैसे लिखा है शक्रम, शक्र इंद्र का पर्याय है। अमर प्रभु इंद्र का पर्याय। नेक्स्ट, इंद्र के कुछ और पर्याय दिए हुए। सहस्त्राक्ष मिला, सहस्त्राक्ष जिसकी हजारों आंखें हैं। शचीपति, इंद्र की पत्नी का नाम सची था। फिर उसके बाद में शक्र भवनम, शक्र इसी का पर्याय। बलहंतारम, बल नामक राक्षस को मारा था इंद्र ने, इस अर्थ में इसको बलहंतारम कहते। सुरेश्वर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, तो सुरों का ईश्वर, देवताओं का ईश्वर मतलब देवताओं का राजा। और अमर प्रभु, ये सभी इंद्र के। फिर उसके बाद नीचे देखो शतक्रतु, ये भी इंद्र का पर्याय। नेक्स्ट, आगे बढ़ते, आगे बढ़ोगे तो त्रिसूत्र आयुर्वेद की बात हो रही है। देखिए यह ऊपर कुछ लिखा हुआ है, त्रिस्कंद या त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या होता है?
हेतुलिंग औषध। और स्कंद त्रय पूछा जाए तो हेतु दोष द्रव्य। अब त्रिस्कंद को ही त्रिसूत्र कहते हैं और यह है हेतुलिंग औषध। आप एक जरा सी बात समझो, एक कोई रोगी व्यक्ति है, रोगी, इस रोगी व्यक्ति ने किसी न किसी हेतु का सेवन किया, निदान का, इसलिए इसमें रोग के लक्षण आए और ये व्यक्ति इस कंडीशन में है, तब डॉक्टर के पास आएगा। डॉक्टर इसको इस कंडीशन में निकालने के, इस कंडीशन से निकालने के लिए इसको क्या देगा? औषध। तो ये वापस क्या हो जाएगा? निरोग। पूरी दुनिया में जितनी भी चिकित्सा की पद्धतियां हैं वो इसी मूल मंत्र पे आधारित है। क्या? कॉज ऑफ डिजीज, साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट। हेतु, लिंग, औषध। यही सूत्र रूप में हर पैथी के अंदर किया जाता। सिर्फ चिकित्सा या औषध चेंज हो जाती है। होम्योपैथी वाला यहां पे होम्योपैथी की देगा, एलोपैथी वाला एलोपैथी की देगा, आयुर्वेद वाला आयुर्वेद। फॉर एग्जाम्पल, कोविड वायरस था, हेतु कोविड वायरस, लक्षण वही सर्दी खांसी जुकाम। अब यहां तक तो सारी पैथी में यही है, हेतु भी वही और लक्षण भी वही, चिकित्सा बदलेगी। तो हेतु लिंग औषध ही त्रिसूत्र या त्रिस्कंद आयुर्वेद। और स्कंद त्रय की बात करें तो हेतु दोष द्रव्य, बहुत ध्यान देना इस पर। फिर नोट डाल रखा है, वाग्भट के अनुसार स्कंद त्रय या त्रिस्कंद कुछ भी कहे, हेतुलिंग औषधि होते हैं। मतलब वाग्भट ने स्कंद त्रय को अलग नहीं माना, त्रिस्कंद को ही स्कंद त्रय बोल दिया, हेतुलिंग औषधि जाएगा। तो चरक के अनुसार त्रिसूत्र या त्रिस्कंद हेतुलिंग औषध, स्कंद त्रय हेतु दोष द्रव्य। और वाग्भट के अनुसार चाहे स्कंद त्रय हो चाहे त्रिस्कंद हो, दोनों ही शब्द उसने प्रयोग किए हेतुलिंग औषध के। यही लिखा हुआ है, हेतुलिंग औषध स्वस्थ आतुर परायणाम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे य पितामह। इन तीन सूत्रों से युक्त रोगी और स्वस्थ दोनों के लिए इस शाश्वत आयुर्वेद को याद किया, स्मरण किया किसने? पितामह ब्रह्मा। क्या लिखता है आगे? इस चार्ट को छोड़ देना, क्या लिखता है आगे? सो अनंत अपार त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति यथावद अचिरात। ये आयुर्वेद जिसका न आदि है न अंत है, जो त्रिस्कंदों से युक्त है, उस आयुर्वेद का पूरा मन लगा के और ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया किसने? आचार्य भारद्वाज। भारद्वाज गए हुए थे ऊपर, फिर कहता तेन आयुरमितम लेबे भारद्वाजम सुखान्वितम। और इस आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके और भारद्वाज बहुत ही लंबी आयु को प्राप्त हुए। ऋषिभ्यो अनधिकम तत्शेषांशान अनअवशेषा। और इन्होंने जो नीचे इनके संभाषा में ऋषि वेट कर रहे थे पृथ्वीलोक में, उनको आके न तो अनधिक न कुछ शेष रखते हुए, मतलब जितना इंद्र ने बताया था उसमें न तो कुछ मिलाया न कुछ घटाया, वो ज्ञान इन्होंने आके और इन ऋषियों को सुनाया। नेक्स्ट, षड पदार्थ। अब सवाल है कि कहानी जो शुरू हुई थी इस चैप्टर की स्टार्टिंग से, वो कहानी खत्म हुई। जो पहला सीन आया था कि जिसमें एक ऋषि भारद्वाज इंद्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, वो कहानी लगभग खत्म हो गई। अब भारद्वाज ने उन ऋषियों को यह ज्ञान दिया और उन्होंने ले लिया। इंद्र ने भारद्वाज को ज्ञान दिया और भारद्वाज ने ले लिया। लेकिन इंद्र ने जब भारद्वाज को ज्ञान दिया होगा तो उन्होंने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इनकी बात की होगी, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांतों में है ये। और जो नीचे 52 ऋषि वेट कर रहे थे 53वें ऋषि भारद्वाज का, उन सब को पहले से ही षड पदार्थों का ज्ञान था।
अब आचार्य अग्निवेश चाहते हैं कि अगर तुम्हें भी आयुर्वेद सीखना है तो तुम्हें पहले किसका ज्ञान होना चाहिए? षड पदार्थ। इसलिए इस कहानी के जस्ट बाद में क्या स्टार्ट हुआ? षड पदार्थ। कहते हैं कि महर्षियों ने अपने ज्ञान चक्षुओं से इस आयुर्वेद को सही सही समझ लिया। किसकी सहायता से? षड पदार्थों की सहायता से। क्या है ये षड पदार्थ? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च। आज तक आपने पदार्थ विज्ञान में इनका सीक्वेंस पढ़ा होगा। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। सुनना बात को बहुत ध्यान से। अब इस सीक्वेंस की अगर बात करें तो ये सीक्वेंस है बाबू वैशेषिक दर्शन का। ये षड पदार्थों का क्रम है, पहली बात। दूसरी बात, षड पदार्थों का डिटेल डिस्क्रिप्शन वैश्विक दर्शन ने ही दिया है। अब चूंकि चरक संहिता के प्रथम अध्याय में षड पदार्थों का वर्णन है, क्योंकि वैश्विक के तो चैप्टर के नाम है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय के आधार पर उसके चैप्टर है। पहला चैप्टर द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि प्रश्न आता है कि चरक संहिता का प्रथम अध्याय दीर्घ जीवित दर्शन शास्त्र में किस दर्शन से प्रेरित? कौन से दर्शन से? वैश्विक दर्शन से। क्योंकि षड पदार्थों का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसी अध्याय में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, नोट करना इसको, कि यह अध्याय वैशेषिक दर्शन से प्रेरित, यह अध्याय वैशेषिक दर्शन से प्रेरित। चरक संहिता सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय किस दर्शन से प्रेरित है? वैश्विक दर्शन से। एक और चीज लिखानी है दर्शन शास्त्र रिलीवेंस की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चरक संहिता पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से दर्शन का दिखाई देता, मतलब पूरी चरक संहिता पर कॉमनली आपको देखने को जो मिलता है रिफ्लेक्शन किसी दर्शन का, तो वो कौन सा दर्शन है? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का प्रभाव तो पूरी चरक संहिता पर देखने को मिलता। लेकिन इस अध्याय में, या इस अध्याय की बात करें तो यह अध्याय किससे प्रेरित लगता है? वैश्विक दर्शन से। ऑनलाइन वालों, अरे सुन रहे हो क्या? समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे बोलो भाई। ऑनलाइन आवाज वगैरह सब ठीक है ना? वीडियो आवाज ओके है? हेलो, अरे बोलो। चलो आगे बढ़ते और इस श्लोक को पढ़ते। अब इस श्लोक के अनुसार आचार्य चरक का जो सीक्वेंस है वो लिख लो। चरक षड पदार्थों का क्रम। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ठीक? अच्छा, ठीक चल रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और जब पढ़ रहे हो पल्ले तो पढ़ रहा है ना, जहां नहीं समझ आए वहां लिखना। चलो नेक्स्ट देखो आगे। अब सवाल यहां ये है कि क्या जरूरत पड़ी चरक को कि उन्होंने ये चेंज करा, इसी क्रम से पढ़ लेते जिससे ये बता रहा है। कारण है, कारण ये है कि फिलोसॉफी या दर्शन शास्त्र द्रव्य से शुरू करता है चीजों, और चरक संहिता चिकित्सा प्रधान ग्रंथ था, इसलिए उन्होंने शुरुआत करी सामान्य या विशेष। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा सामान्य क्या है विशेष क्या है। देखो जैसे कोई व्यक्ति है और वो ब्लड टेस्ट कराने आया और उसके ब्लड टेस्ट में पता चला कि उसका ब्लड शुगर लो है, ठीक है, डॉक्टर क्या बोलेगा, चीनी घोल के पिलाओ, ये तो बोलेगा। जैसे उसको चीनी घोल के पिलाएंगे उसका ब्लड शुगर लेवल राइज होगा। अब यहां सिद्धांत लगा सामान्य, कैसे, ब्लड में कम क्या है, शुगर, आपने बाहर से क्या पिलाई, शुगर, दोनों चीजें सिमिलर है। सिमिलर चीजें सिमिलर गुणों को बढ़ाती है, सिमिलर कर्मों को बढ़ाती है, सिमिलर द्रव्यों के माप को बढ़ाती है शरीर में। इसका मतलब सिमिलर चीजें अपन तब देंगे जब उस द्रव्य की शरीर में कहीं कमी होगी। अब इसको दोषों पे और धातुओं पे कैसे अप्लाई करें, मान लीजिए किसी में रस क्षय है, तो अब रस या तो रस फॉर्म में दो, एग्जैक्ट रस ही ट्रांसफ्यूजन करा दो, तब तो द्रव्य सामान्य का भेद हुआ ही कि एग्जैक्ट। आप जैसे किसी में रक्त धातु कम है और आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दिया, तो ये द्रव्य सामान्य है कि जो द्रव्य कम था वही द्रव्य आपने दे दिया। दूसरा, ब्लड क्या काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन, परफ्यूजन, ये काम करता है। तो ऐसा ही काम करने वाला अगर कोई दूसरा द्रव्य, दूसरा लिक्विड हो, वो ट्रांसफ्यूजन करवा दे, दोनों की जो क्वालिटी है, गुण है, वो सेम है, तो ये गुण सामान्य हुआ। और तीसरा, रक्त के कर्मों से जो सामंजस्य रखता हो वैसा कोई द्रव अपन काम में लेके और ट्रांसफ्यूजन करवा दे, तो ये कर्म सामान्य। तो बेसिक मोटी मोटी बात यह है कि सिमिलर चीजें देने से शरीर में उन सिमिलर गुणों की वृद्धि हो। चाहे आप भौतिक चिकित्सा करें, पंच भौतिक, शरीर में जिस भी भूतात्मक भाव कम है, कोई भी महाभूत की आपको कमी दिख रही, तो उस महाभूत वाले द्रव्य देंगे तो बॉडी बैलेंस में आ जाएगी। शरीर में किसी दोष का क्षय है, किसी की वृद्धि है, वात वृद्धि, कफ क्षय है, तो अब कफ वर्धक चीजें देनी आप, तो कफ के जैसी चीजें दोगे ना। तो सामान्य का मतलब है सिमिलर, और सिमिलर को हिंदी में बोलते हैं तुल्य। जैसे मैंने नेक्स्ट क्लियर कर लिया और मेरे दोस्त ने भी नेक्स्ट क्लियर कर लिया, अब दोनों क्या बोलेंगे, अरे अपन दोनों ने तो क्लियर कर लिया, अपन दोनों एक जैसे। तो एक जैसा होना सिमिलरिटी, और कोई नेक्स्ट में रह गया और पूरी क्लास नेक्स्ट पास कर गई, तो यहां पूरी क्लास तो क्या है, सिमिलर है। 49 लोग 50 में से जो पास हो गए उन पे तो सामान्य, और जो एक नहीं हुआ पास वो विशेष हो गया। इसका मतलब विशेष घटाएगा, अगर वो भी पास हो जाता तो 50 हो जाता। समझ पा रहे हो बात को? दूसरे तरीके से सोचो, विशेष क्या है? विशेष है सामान्य का अपोजिट, घटाना। शरीर में वात बढ़ी हुई है, वात के क्या गुण है, रुक्ष, शीत, है ना, लघु, यही तो गुण है। वात का शमन कौन करता है, तेल। तेल में क्या गुण है, रुक्ष का उल्टा स्निग्ध, लघु का उल्टा गुरु, समझ रहे हो, शीत का उल्टा उष्ण। तो शरीर में वात कमी है तो वात वर्धन वाली चीजें दे दी, तब तो सामान्य का नियम लग गया, जबकि सामान्य से तो सिम्टम और बढ़ेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि चिकित्सा अपन अगर किसी भी रोगी की करते हैं तो उसके दोष धातु और मलों को साम्य अवस्था में ही तो लाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ये साम्य अवस्था की लाइन है और किसी रोगी में एक वात की बात करें तो वात दोष इस रेड वाली लाइन पे चल रहा था लेकिन आगे जाके बढ़ गया, अब ये बढ़ा हुआ। और कफ दोष की बात करें तो ये कफ दोष यहां तक तो सामान्य था लेकिन जैसे ही वात बढ़ना चालू हुआ ये घट गया, कफ घटा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है। मेडिसिन क्या काम करेगी? मेडिसिन क्या करेगी? इसको खींच के और यहां लाना, इसको खींच के यहां लाना। अब ध्यान से देखो, वात बढ़ी हुई है तो बढ़े हुए को क्या करेंगे? कम करना है। कम करना है तो कैसी चीजें काम में आएगी? विशेष, जो वात के संदर्भ में विशेष। और कफ घटा हुआ है तो इसको बढ़ाना है, तो यहां कौन सी चिकित्सा काम आएगी? सामान्य। मींस इस रोगी में वात के विपरीत गुण वाली चीजें देनी है और कफ के सिमिलर गुण वाली चीजें देनी है। ये तो बात हुई। अर्थात चिकित्सा में विशेष रूप से उपयोगी कौन है? सामान्य और विशेष। इसलिए आचार्य चरक ने सामान्य और विशेष को पहले लिखा और इसके बाद में उन्होंने गुण, द्रव्य, कर्म इत्यादि को लिखा और सबसे लास्ट में समवाय को लिखा। चलिए, ये तो बेसिक्स थे षड पदार्थ के कि षड पदार्थ क्या। अब एक एक को पढ़ेंगे, उससे पहले दो लाइनें जो एग्जाम में आती है, एक ये तत् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि मास्थिता। इसका अर्थ है कि जो इनको जान लेता है वो इस तंत्र को विधि पूर्वक समझ पाता। अब प्रश्न आता है कि किन को जान लेता है? किनको? षड पदार्थों। तत् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि मास्थिता। ठीक। नेक्स्ट अगली लाइन, लेभिरे परम शरम जीवितम चपि अनित्वरम। और दूसरी लाइन कहती है कि जिन महर्षियों ने इन षड पदार्थों को जाना और इनके बेस पे आयुर्वेद को समझा, आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझा, वो सभी कल्याणकारी जीवन जो है उसको प्राप्त हुए। मतलब रोग रहित जीवन उन्होंने जिया और लंबा जीवन उन्होंने जिया। ये भी प्रश्न आता है कि किसके संदर्भ में कहा? षड पदार्थ। तो दोनों ही लाइनें किसके लिए लिखी हुई है? षड पदार्थों के लिए। ये दोनों आपको डायरी के अंदर लिखनी लाइन। डायरी मैंने बनाने को बोला था, 250 पेज की एक डायरी बना लेना। ठीक, उसमें खास खास बातें जो बोलते हैं वो लिख लेना। इन दोनों लाइनों का आगे आपको षड पदार्थ लिखना। चलिए, एक लाइन लिखी है बड़ी सुंदर सी नीचे, ये भी डायरी में लिखनी है। अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशाय वर्ण ज्वरा पंचते एते भी निवर्तनते रोगा केवल लंघना। अक्षी रोग नेत्र रोग, कुक्षी रोग पेट की बीमारियां, प्रतिशाय जुखाम, व्रण घाव और ज्वर बुखार, ये 5 ऐसे रोग हैं जो केवल किससे ठीक हो जाते हैं? लंघन से। आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स देगा और लंघनादि जगह फिल इन ब्लैंक्स देगा, बाकी पूरी लाइन दे देगा। तो अक्षी कुक्षी रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा, ये 5 रोग केवल किससे ठीक होते हैं? लंघन से। ये भी आपको डायरी में लिखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आत्रेय पुनर्वसु और उनके 6 शिष्यों की बात कहते हैं कि अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसुम शिष्यभ्यो दत्वानम षडभ्यम सर्वभूत अनुकंपा। एक कल पैरी आई थी मेरे पास बच्चों की, जिन बच्चों ने ऑलरेडी अभी अप्रैल वाले बैच में ज्वाइन कर लिया है, या अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, जिन्होंने भी बैच ज्वाइन किया, जिस भी बच्चे का नेक्स्ट का एग्जाम लगेगा और अगर उसने टारगेट कोर्स ले रखा है यहाँ से, अपने यहाँ से, और वो पढ़ रहा है, तो नेक्स्ट कंप्लीट पैकेज उसके लिए फ्री रहेगा। चाहे उसने अप्रैल में लिया हो, चाहे मार्च में लिया हो, चाहे फरवरी में लिया हो, चाहे अभी लिया हो, चाहे आज लिया हो, चाहे कल लिया हो, उन सब का नेक्स्ट का जो भी सिलेबस रहेगा उसके लिए अलग जो भी क्लासेज होगी। और आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, नेक्स्ट का ही सिलेबस पढ़ रहे हैं अभी अपन,
क्योंकि चरक सुश्रुत वाग्भट ये तो नेक्स्ट परीक्षा में पूछने ही पूछने। इसके अलावा जो माइनर टॉपिक्स हैं, जो और स्पेशल या क्लासिफाइड उन्होंने किए हैं कुछ टॉपिक, उनके नोट्स और वो सब इनके बाद में, संहिताओं के बाद। तो नेक्स्ट से रिलेवेंट जितना भी मटेरियल, जितनी भी क्लासेस, जितने भी सेशन होंगे, वो उन सब बच्चों के लिए फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और आपका नेक्स्ट जो टारगेट वाले बच्चे हैं उनका नेक्स्ट, वो इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नेक्स्ट क्लियर करवाएंगे। उसके लिए सारी सुविधाएं, सारे टेस्ट, सारी क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल करवाएं। तो उसमें 1% भी किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने तो मार्च में लिया था, मेरा नेक्स्ट का एग्जाम तो लगेगा, लेकिन क्या मैं इसमें ये इस पैकेज जो अभी आप फ्री दे रहे हो नेक्स्ट वाला, उसमें इंक्लूड, जिसका भी नेक्स्ट का एग्जाम लगेगा और जो टारगेट में है, तो टारगेट वालों को नेक्स्ट सबको मिलेगा, नेक्स्ट का पूरा पैकेज मिलेगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। फाइनल ईयर के जो भी बच्चे हैं, एक बहुत कॉमन सवाल आ रहा है, जैसे बहुत सारे 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम पीजी की और नेक्स्ट की तैयारी कब से शुरू करें। देखिए 2nd ईयर में, 1st ईयर में आपके 1 से 12 तक के चैप्टर है चरक सूत्र के, जो भी अपन पढ़ेंगे सबको फ्री पढ़ने को मिलेगा। लेकिन 2nd ईयर में आपके दोनों चरक कर लेनी चाहिए। 2nd ईयर से आप संहिता में ज्वाइन होके और दोनों चरक कर लें। 3rd ईयर से आपको पैकेज ले लेना चाहिए। अगर आप अब 3rd ईयर में नहीं ले पाए 4th ईयर में, तो आपको डेफिनेटली 4th ईयर में तो लेना ही। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम है कि जो स्टूडेंट 3rd ईयर के अंदर टारगेट का पैकेज ले लेते हैं 3 साल के लिए, तो 3rd ईयर का पैकेज, 3rd ईयर में पैकेज लिया 3 ईयर के लिए, तो ये इसमें आपका सब इंक्लूड हो जाएगा, 3rd ईयर, 4th ईयर और आपका एआईपीजीटी और नेक्स्ट सारा कुछ। और 3 साल के पैकेज लेने पर बहुत सारे ऑफर्स हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया उस पे, उससे बात कर लेना। 3rd ईयर से टारगेट का और एआईपीजीटी का जो पैकेज लेता है, उसका फायदा ये होता है कि उसका संहिता जो है वो अच्छी हो जाती है, उसके सारे सब्जेक्ट वो संहिता से पढ़ना सीख जाता है। और क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आपके संहिताओं का है, सब्जेक्ट का नहीं है एग्जाम, सब्जेक्ट तो इन्हीं संहिताओं से बने हुए। तो 3rd ईयर और 4th ईयर में अगर 2 साल प्रॉपर प्रिपरेशन कर लेगा, और यूजी ओरिएंटेड क्लासें होती है कि पीजी के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन आपके यूजी के भी टॉपिक साथ में कवर होते रहे, मतलब आप एग्जाम भी क्लियर करते जाएंगे और पढ़ाई भी दोनों तरह से होती जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इंटर्नशिप के साथ में फिर आपको पता होगा कि कैसे पढ़ना है। तो 1 साल और प्रिपरेशन इंटर्नशिप के साथ वाली जो नेसेसरी है वो कर लेंगे, तो पक्का है कि चाहे एपीजीटी हो चाहे नेक्स्ट हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पैकेज टारगेट वाले बच्चों के लिए सब पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट चलिए, अब ये कह रहा है कि आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को ये ज्ञान दिया। क्यों दिया? सर्वभूत अनुकंपा। देखिए चरक संहिता ये कहती है कि एक डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका कारण ये है कि चरक को स्पॉन्सर करने वाला उस टाइम राजा था। जैसे अभी जो कई स्टेट हैं, राजस्थान में देख लो या और का मुझे पता नहीं, यहां इलाज फ्री है। कैसे फ्री है? जनता का पैसा, जनता टैक्स भरती है और उस पैसे से सरकार लोगों को सबसे नेसेसरी चीज जो चिकित्सा है वो फ्री में उपलब्ध करवाती है। तो बेसिकली चरक ने ये माना कि जो आयुर्वेद का नॉलेज है, जो चिकित्सा का ज्ञान है, उससे जो ट्रीटमेंट किया जाए लोगों का, वो दया के भाव से किया जाए, एज ए जॉब नहीं करना। लेकिन सुश्रुत जब सीख रहे थे, सुश्रुत संहिता जब लिखी गई, तो सुश्रुत का सर्जरी का काम ज्यादा था, और उस टाइम पर तो डेड बॉडी को टच करना ही अशुभ और पाप माना जाता था। सुश्रुत तो डेड बॉडीज को चीरते काटते फाड़ते थे, तो सुश्रुत को तो उस समय पर उपेक्षित माना जाता था। उसको तो बोल रखा था तो किसी काम का नहीं, तो दुष्ट व्यक्ति, मतलब उसको हे दृष्टि से देखा जाता था आचार्य सुश्रुत को। अब अगर पब्लिक सपोर्ट हो, गवर्नमेंट सपोर्ट हो, तो डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर ही रहा है, आज भी कर रहा है। दवाई सरकार दे रही है, जांचें फ्री हो रही है, तो क्या दिक्कत है डॉक्टर। लेकिन जब पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों ही सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जब पब्लिक के यहां पर कोई सुई घुस गई, कोई ऐसी चीज जो है शल्य यहां पर घुस गया, तो अब सुश्रुत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो भागे भागे उसके पास आते, वो बोलते इतने रुपए लूंगा, क्योंकि ये निकालने के बाद तो तू आगे जाके फिर से हुई। तो सुश्रुत ने बोला कि भाई बिना पैसे नहीं करना। इसलिए
सुश्रुत संहिता जो है वो तो आयुर्वेद की वृत्तिकर शास्त्र बोला गया उसको, वृत्तिकर शास्त्र। मतलब सुश्रुत साहब कहता था कि ये मेरा काम है और मैं काम के बदले पैसे लेता हूं। तो आयुर्वेद में वृत्तिकर शास्त्र मतलब आप एज ए जॉब या एज ए प्रोफेशन किस से कर सकते हो, मतलब आपको आयुर्वेद को एज ए जॉब या प्रोफेशन ले चूज कर सकते हो, ऐसा कौन बोलता है? सुश्रुत। और अभी सब वही चल रहा है। सुश्रुत संहिता को आयुर्वेद में वृत्तिकर शास्त्र कहा जाता है। और चरक ने आयुर्वेद को किस लिए बोला है, किस पर्पज से? भूत दयार्थ इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब सेवा की, बिल्कुल 1 रुपया नहीं कमाना इससे और कोई ट्रीटमेंट का पैसा नहीं लेना है और फ्री सर्विस देनी है जिंदगी भर लोगों को। तो सर्वभूत अनुकंपा के लिए आचार्य आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों के ज्ञान दिया। मतलब आत्रेय ने बाउंड कर दिया कि भाई तुम लोग इससे जो प्रैक्टिस करोगे इसके बदले में लोगों से पैसे नहीं लो। ठीक, ये कौन थे 6 शिष्य? अग्निवेश, भेल को भेड़ भी कहते हैं, जतुर्कर्ण, पाराशर, हारित और शार्प। नेक्स्ट, अब आते हैं अग्निवेश भैया पे। अग्निवेश संहिता को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे अग्निवेश उस क्लास का मॉनिटर था। ठीक, ये कहता है कि बुद्धि विशेष तत्र आसीनात ने उपदेशांतरम मुने। अब ये कह रहा है कि गुरुजी ने तो हम सबको बराबर ही पढ़ाया, लेकिन AIPGT या नेक्स्ट के अंदर मेरे 5 क्लासमेट में से 3 तो हम लोग थे वो सेलेक्ट हो गए, लेकिन 2 नहीं हो पाए। अब ये कह रहा है इसका कारण ये नहीं था कि गुरुजी ने उनको कुछ अलग पढ़ाया और हमको कुछ अलग ज्ञान दिया इसलिए हम सेलेक्ट हो गए, उनको वो बताए ना। ये कह रहा है कि मुझ में बुद्धि विशेष थी। अब इसने सबको साइड में कर दिया कि 6 में से 5 जो थे ना, उन 5 से भी ज्यादा बुद्धिमान कौन था? मैं। मतलब 6 के अंदर सबसे बुद्धिमान कौन था? अग्निवेश। ऐसा खुद अग्निवेश कह रहा है, जबकि गुरुजी के उपदेशों में कोई अंतर नहीं था, हम सबको साथ में बिठा के समझाते थे। तो लिखता है बुद्धि विशेष तत्र आसीत न उपदेशांतर, उपदेश में कोई अंतर नहीं था, मुझ में ही बुद्धि थी विशेष प्रकार की, इसलिए मैं अग्निवेश बना किताब लिखने वाला पहला शिष्य। तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेशो यतो अभवत। मैं अग्निवेश ही था जिसने सबसे पहले किताब पूरी कर दी। और निश्चित रूप से यहां अग्निवेश ये कहना चाह रहा है कि मैं रेगुलर था क्लास के अंदर। तो उस जमाने से लेके इस जमाने तक एक फैक्ट है, अगर आप कोई भी क्लास पढ़ रहे हैं, चाहे APGT के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे फाइनल के साथ टारगेट ले रखा है, चाहे आप संहिता कोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप 3rd ईयर के साथ पढ़ रहे हैं, चाहे UPSC के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे नेक्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास और रेगुलर टेस्ट, मतलब टेस्ट और क्लास 2 चीज जिसने स्किप कर दी वो वहां से डाउन होना स्टार्ट। ये तब भी सच था, अब भी सच, क्योंकि किसी के नोट सबसे पहले पूरे थे, इसका मतलब उसने एक दिन भी मिस नहीं किया लेक्चर, बाकी तो 5 दिन पहले वाला लिख रहे थे, तब तक तो इसने इनॉग्रेशन करवा दिया। तो रेगुलर क्लास और रेगुलर टेस्ट ही किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने का मूल मंत्र है। और जो बच्चा 3rd ईयर और 4th ईयर के अंदर टारगेट ज्वाइन कर लेता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़ें, जहां भी आपको समझ में आए वहां पढ़ें, लेकिन 3rd ईयर या 4th ईयर जब भी आप जागें, जिस भी जगह आप हैं 3rd ईयर या 4th ईयर में, टारगेट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अभी की कंडीशन ये है कि 2nd ईयर के बच्चे फोन करते हैं कि सर हमको टारगेट करवा दो, 4 साल का चाहिए। समझ रहे हो आप बात को? क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, फिर आप घबराहट नहीं रहेगी। आज तक ट्रेंड क्या था आयुर्वेद में कि 1st ईयर का एग्जाम है, उससे 1 महीना पहले किताब लेके बैठेंगे, पढ़ा, कॉपियों पे उल्टी करी, पास हुए और फिर 1 साल शांति। ऐसे नहीं है। अब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, कंपटीशन अच्छे लोगों का है, लोग पढ़ने लग गए बहुत ज्यादा, तो स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ चुका है और अवेयरनेस है पढ़ने को लेकर। इसलिए अगर आप किसी कोने में सुस्त पड़े पड़े सोच रहे हैं कभी तो 4th ईयर में 1.5 साल पढ़ा है, अभी क्या पढ़ना, तो बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए जागे, ठीक है। और रेगुलर क्लास और रेगुलर टेस्ट
अगर आप ले चुके हैं सब्सक्रिप्शन इसका, तो ये दोनों मस्ट है, नहीं तो लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि फीस भर दी और नोट्स मंगवा लिए और सब्सक्रिप्शन लेके पटक दिया और काम आप वही कर रहे हैं, तो इस सब्सक्रिप्शन लेने से भी कोई भला नहीं होने वाला। चलिए, फिर इसने कहा कि उन लोगों ने भी अपनी अपनी किताबें लिखी, जो दूसरे मेरे साथ वाले थे, नोट्स थे सबके अपने अपने, लेकिन सबसे पहले किसने लिखी? इसने। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि मेरी किताब के इनॉग्रेशन में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कई वीसी आए थे, मतलब बहुत सारे फेमस ऋषि मुनि आए, गैदरिंग हुई और उन्होंने कहा कि वाह अग्निवेश क्या लिखा है। अब अग्निवेश ने क्यों लिखा? क्योंकि रेगुलर था अग्निवेश, बाकी लिखे तो मुनि के ही उपदेश थे, महर्षि आत्रेय के। और ये कह रहा है कि जब मेरी किताब का इनॉग्रेशन हो रहा था तो आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए, चारों तरफ ठंडी सुगंधित हवाएं चली, फूल बरसाने लगे देवता, आकाश से दिव्य जल गिरने लगा, मतलब बारिश होने लगी। ठीक, तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई है। तो पहला तो ये है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस तंत्र का अनुमोदन किया। ऐसा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, वैसे ही कहानी है इसलिए बता रहा हूं। और फिर ये वाली लाइन देखो जो वो बोल रहा, क्या कहता है कि आकाश में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। जैसे फिल्म के अंदर हीरो की एंट्री होती है तो बिजली कड़कती है, बहुत तेज तेज आवाज आती है, बादल गरजते हैं, है ना, वैसे। और नभसी स्निग्ध गंभीरो हर्षाद भूतेर उद्दीरतम शिवो वायु, शिव मतलब कल्याणकारी हवा चली। ठीक, क्या लिखता है? दिव्य जल और कुसुम वृष्टि आकाश से गिरने लगे। फिर लिखता है उसी समय जो 8 ज्ञान के देवता हैं उन्होंने मुझ अग्निवेश के शरीर में प्रवेश कर लिया। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि अग्निवेश तेरी किताब देख के हमें पता चल गया है कि तू हमारे रहने योग्य व्यक्ति है, मतलब हम जहां निवास कर सकते। तो प्रश्न ये बनता है, ज्ञान के देवता कितने बताए गए? 8। कौन कौन से हैं? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। देखो 3 प्रकार की बुद्धि अपन पढ़ते हैं, धी, धृति, स्मृति। बुद्धि धी होती है, बुद्धि, धृति, स्मृति, मतलब धी, धृति, स्मृति। ठीक, अब क्या बच गया? मेधा, सिद्धि और कीर्ति, क्षमा और दया। ये 5, ये 8 ज्ञान के देवता कहलाते हैं और ये चरक संहिता में वर्णित। और ये वो श्लोक जिस दिन आप आयुर्वेद में अंकुरित हुए थे उस दिन आपने पहली बार सुना था और सोचा होगा क्या ही बवाल है। इसको साल 2 साल तो खाली हिता हितम ही पड़ा होगा, अभी भी कभी कभार मुंह से हिता हितम निकल जाता। हित अहितम, सुखम दुखम, आयुस्तस्य हित अहितम, मानम च तत् च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। कहता जिस किताब में हितकर अहितकर और सुख और दुख इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन है और आयु इन 4 प्रकार की आयु का जिसमें मान है, उस तंत्र को, उस ग्रंथ को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद के। रेफरेंस इंपॉर्टेंट है बेटा इसका। ये श्लोक कहां आता है? चरक सूत्र 1 में। इससे भी खतरनाक चीज सुनो, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। यहां सिर्फ शब्द आए, हितायु क्या है, अहितायु क्या है, सुखायु क्या है, दुखायु क्या है, ये सब कहां पढ़ेंगे? चरक सूत्र 30। तो आयुर्वेद की परिभाषा का श्लोक हित अहित वाला, सुख दुख आयु वाला चरक सूत्र 1 में, लेकिन हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु इनका वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय।
नेक्स्ट, आयु क्या है? बहुत सिंपल कर देता हूं। जैसे आज आपसे पूछा जाए कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 25, 30, यही तो कहोगे। मतलब जिस दिन से आप पैदा हुए हो उस दिन से लेके आज तक कंटिन्यूसली आपके शरीर, मन और आत्मा का जो संगम है, उसको कितने टाइम से वो जुड़ा हुआ है कंटिन्यूसली, वही तो आयु होती है। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इस कॉम्बो की स्टार्टिंग कब से होती है? बर्थ के समय से। और जब तक ये डीअटैच नहीं हो जाए तब तक क्या कहलाएगी? आयु। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोग, इसी को कहते हैं धारी, इसी को कहते हैं जीवित, इसी को कहते हैं नित्य, इसी को कहते हैं अनुबंध, और इसी को कहते हैं आयु। तो ये सब आयु के पर्याय है, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध इत्यादि। और आयु का एक पर्याय आपको चरक सूत्र 30 में मिलेगा, चेतना अनुवृत्ति नाम से। चेतना अनुवृत्ति जो आयु का पर्याय है, ये आपको चरक सूत्र 30 में मिलता है। बाकी आयु की परिभाषा क्या हुई कि शरीर, इंद्रिय, सत्व मतलब मन और आत्मा, इनके संयोग को धारी, जीवित, नित्य आयु कहते हैं। और इसका एक पर्याय चेतना अनुवृत्ति चरक सूत्र 30 में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आयुर्वेद है ये हितकर है किसके लिए? इस लोक के लिए भी और अगले लोक के लिए, लोकी और उभयोर हितकर। तो अलौकिक और परलौकिक दोनों ही चीजें सही कर दे, ऐसा वेद कौन सा है? आयुर्वेद। नेक्स्ट, यहां से शुरू होती है आपकी षड पदार्थों की परिभाषा। और कोई भी बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है, अगर उसने अभी तक षड पदार्थ क्या होते हैं बिल्कुल कभी क्लास में पढ़ाई नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर में अभी भी आया है, उसको छोड़ के जितने बच्चे जो फर्स्ट ईयर में साल भर से हैं, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई भी हो, वो इन षड पदार्थों के 6 श्लोक हैं चरक के, वो 6 श्लोक कल 4-4 बार पढ़ के आना बस। कैसे? जैसे मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, ये सामान्य और विशेष की परिभाषा का श्लोक, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ोगे तो द्रव्य का श्लोक। कहां गया रे? ये तो गुण आ गए, देखना, ये गुण का श्लोक। फिर ये कर्म का श्लोक, बस देख के आना। ये समवाय का श्लोक, ठीक है। ये श्लोक खाली 4-4 बार पढ़ के आना कल। ये रहा द्रव्य का श्लोक आ गया, ठीक। ये 6 श्लोक कल देख के आना, इसके आगे का पढ़ेंगे कल, और जो आज पढ़ा वो कल याद करके आना, ठीक है। जाओ, अब उस बैच का, पुराने वाले बैच का नंबर